तो हम लोग लास्ट क्लास में फिनॉल के बारे में पढ़ रहे थे और फिनॉल के पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को कवर कर लिए थे। और फिर उसमें हमने लास्ट रिएक्शन में जो सीख रहे थे उसमें कहा था कि अगर कोई भी मान लीजिए कि हमारे पास रीअरेंजमेंट हो और रीअरेंजमेंट को कैसे की जाती है, उन सारे रीअरेंजमेंट के बारे में हम लोग जो थे पढ़ रहे थे। अगर आपको याद होगा तो हम लोग सारे रीअरेंजमेंट को कवर कर लिए थे। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम उसी रीअरेंजमेंट को आगे की तरफ अगर बढ़ाएं तो हम लोग कहते हैं कि दिए गए जो भी हमारे पास कॉम्प्लिकेशन था, हमने कहा था कि कोई भी रिएक्शन अगर करते हैं तो उसको किस तरह से उसके स्ट्रक्चर को बदलते हैं। ये चीज़ें हम लोग बड़े अच्छे तरीके से कवर किए थे। ठीक है। उसमें से कुछ बच्चों का दिक्कत हो रहा था कि कुछ बच्चों का कंप्लेन था कि सर रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो आपने बताया था वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। ठीक है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन बेटा बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, जहाँ तक हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा तुम जितना सोच लेते हो उतना डिफिकल्ट तो नहीं है। क्या कहा था कि उसमें जो फिनाइल एसीटेट था, वो फिनाइल एसीटेट को किस तरह से रिएक्शन करना है, तो हमने कहा था कि अगर मान लो कि हमारे पास ये क्या फिनाइल एसीटेट जो भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया गया है उस CO का, और यहाँ पे अगर जो भी स्ट्रक्चर आपको मिल जाए जैसे CH2 हो जाए या एसीटेट की बात हो रही है तो CH2 हमारे पास क्या होगा COCH2, या हमारे पास एक फिनाइल एसीटेट दिया हुआ है। ठीक है। अब इस फिनाइल एसीटेट को क्या करना है कि आपको रिएक्शन कराना है। अगर इसे हम AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करें, अब जरा बताओ AlCl3 क्या करेगा, आकर इस सेंटर पर अटैक करेगा। यहाँ पर अगर जब आकर अटैक करेगा तो इस पर क्या आएगा, ये हमारे पास ये O है। ठीक है। अब एक काम करो, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो क्या कर सकते हो कि इस स्ट्रक्चर को आप क्या करो, इस जिस तरह से चल रहा है उसको चलने दो, ये ले आके क्या करो, यहाँ पे जब अटैच कराओगे OCOCl3 तो इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से AlCl3 के ऊपर क्या आएगा माइनस चार्ज। आगे क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैच्ड होंगे। जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे, अब अगली बार अटैचमेंट के बाद क्या होगा कि इसके पास क्या होगा लोन पेयर होगा। अब ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा और बॉन्ड की ब्रेकअप होगी, और ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या करेगा, इसको यहाँ अटैच करके इसको यहाँ से सेपरेट करेगा। जैसे ही यहाँ से अटैचमेंट होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से AlCl3 इसके साथ और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या करेगा ये सेपरेट होकर बाहर निकलेगा। ठीक है। अब जैसे ये यहाँ से निकल गया तो इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो इसके पास क्या बच गया लोन पेयर बचा, और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और ये क्या आ गया CH3CO, और इसके ऊपर कौन सी चार्ज है ऑलरेडी आपका पॉजिटिव चार्ज के साथ, चूंकि यहाँ से लेकर ये भागेगा और जब यहाँ से हटेगा तो क्या करेगा अपना चार्ज लेकर ये घसकेगा वहाँ से। ठीक है। जैसे ही हटेगा वहाँ से और हटेगा तो अपना क्या करेगा वो चार्ज लेकर जाएगा, मतलब कि यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। ठीक है। स्ट्रक्चर को कैसे ले सकते हो, ये CH3C पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या O। अब जैसे ये स्ट्रक्चर अपना लेकर आएगा, अब इसके बाद क्या करना है कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास दिया गया है, अब इसकी अटैकिंग जो है वो ऑर्थो पोजिशन पर कर, मतलब कि इसकी कहानी क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है वो AlCl3, यहाँ पर कौन सी चार्ज है नहीं, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं, फ्लोरीन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अब जैसे ही ये बॉन्ड की क्लीवेज होगा स्ट्रक्चर अपना क्या करेगा रोटेट करेगा। अब एक काम करो, तुम जो स्ट्रक्चर को रोटेशन दिखा रहे हो ना, इसको बॉन्ड से दिखाओगे तो थोड़ा सा इसको क्लीवेज करने में भी आसान होगा। ठीक है। अब जैसे ही अगर मान लो कि ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये बॉन्ड की क्लीवेज होगी, ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे पास अपना ये बॉन्ड था वो बॉन्ड पड़ा रहेगा। ठीक है। अब जैसे ही मॉलिक्यूल्स की यहाँ से रिप्लेसमेंट होगी, अभी ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर गया, अब क्या होगा कि यहाँ पे कब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, और ये क्या करेगा अगर यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा यहाँ से CH3, और ये CH3 और एक क्या चीज आकर अटैच्ड हो जाएगा यहाँ से। तो जब अटैच करोगे तो CH3 को अटैच कराओगे दिक्कत होगा, ये सेंटर को लेकर अटैच कराओ तो क्या बनेगा यहाँ से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या बन गया CH3 बन गया। ठीक है। अब जो चूंकि ये कब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तब तो इसके साथ आकर क्या हुआ अटैच्ड होगा। अब जैसे ही अटैचमेंट इसकी मिलेगी, अब क्या होगा कि इसकी रिएक्शन करा दो HCl के साथ, किसके रिएक्शन इसके साथ किससे करा दो HCl के साथ, H प्लस और Cl क्या माइनस में टूटेगा। जैसे ही यहाँ से HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन करने के दौरान क्या होगा कि यहाँ जो HCl है
ठीक है। अब एक काम करो, रिएक्शन मत कराओ, रिएक्शन करोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। इसीलिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ से अब जो ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है इसको हम दोबारा फिर से लिखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है डबल बॉन्ड O, जो कि वहाँ दिख नहीं रहा है, ये Al एक Cl यहाँ से, एक Cl यहाँ से, एक Cl यहाँ से, और यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पर अटैच्ड है COOCH। ठीक है। अब इस H और Cl को आपस में धसका दो तो क्या बन गया, ये HCl निकल गया यहाँ से। ठीक है। और जैसे यहाँ से आपका HCl निकला, अब HCl निकलेगा तो क्या होगा, H अपना फिर स्टेबलाइज हो जाएगा, और जब स्टेबलाइज होगा तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ से खाली हो गया जगह, ये आपका ऑक्सीजन है, यहाँ से AlCl2, अब चूंकि AlCl2 ये स्ट्रक्चर अपना खाली हो गया, अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर आया यहाँ पे, अब यहाँ पे तो अपना एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया क्योंकि यहाँ से COOCH3 हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, अब ये अपना पूरा नया स्ट्रक्चर बना के आएगा। यहाँ सिंगल AlCl2 और यहाँ से COOCH, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है। तो इस तरह से कहाँ से स्ट्रक्चर को कैसे रोटेट करना होता है ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि कैसे इसका एप्लीकेशन होता है। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ AlCl3, किस तरह से AlCl3 का यूज करते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने में। ठीक है। तो उसको बना लो, इसको बनाओ, बन गया। अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एस्थरीफिकेशन, ईथरीफिकेशन, ETHRE, एथरीफिकेशन, ETHERIFACTION, एथरीफिकेशन। एथरीफिकेशन लिखो, फिनॉल ऑन हीटिंग विथ alkyl halide in presence of alkali or sodium salt of phenol, sodium salt of phenol on heating with alkyl halide, on heating with alkyl halide produce ether, produce ether। तो अगर हम यहाँ पर C6H5OH को अगर C2H5I के साथ कहा कि जो हमारे पास अल्कोहल है उसका रिएक्शन किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ करा दो, किसके प्रेजेंस में, किसी भी अल्कलाइड के प्रेजेंस में। ठीक है। कोई भी अल्कलाइड ले लो, NaOH ले लो, KOH ले लो, कोई भी अल्कलाइड सोल्यूशन ले लो, तो देखो तो कितना आसान रिएक्शन है, आसानी से कर लोगे। यहाँ से क्या टूटेगा, माइनस में, और ये टूटेगा प्लस में, यहाँ से टूटेगा प्लस में, यहाँ से टूटेगा माइनस में, इसके साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा HI, और इसके साथ ये मिलेगा तो C6H5OC2H5। इसका नाम है फिनाइल, क्या चीज, इथॉक्सी बेंजीन या फिनाइल इथाइल ईथर। नाम क्या है इसका, इथॉक्सी बेंजीन या फिनाइल इथाइल ईथर, या इसी को हम लोग कहते हैं बेंजॉक्सी, या चूंकि ये फिनॉल है तो इसके साथ या तो यहाँ पर इथेन है तो इसको कह सकते हैं इथेन को ऑक्सीजन के साथ इथॉक्सी, इथॉक्सी फिनॉल बना। ठीक है। आप इस तरह से कोई भी रिएक्शन करा सकते हो। जैसे मान लो कि हमारे पास अगर C6H5Br हो, सॉरी यहाँ पर जरूरी नहीं है कि H ही हो, यहाँ पर आप ONA भी करा सकते हो रिएक्शन में। क्योंकि कोई भी आप रिएक्शन जब कराओगे तो जरूरी नहीं होता है कि जब भी लो तो क्या करो,
सोडियम हाइड्रोक्स मतलब कि फिनॉल ही लो। अगर तुम चाहो तो कोई और भी कॉम्प्लेक्स जैसे C6H5ONA है, अगर इसकी रिएक्शन अगर किसी भी मान लो कि जैसे CH3Br से कराना हो तो इसको भी आप आसानी से करा सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से टूटेगा, ये एंड से मिलेगा तो ये बन गया NaBr, और ये इसके साथ मिलेगा तो बन गया C6H5OCH। ठीक है, तो इसका नाम होता है मिथॉक्सीफिनॉल। क्या नाम है इसका, मिथॉक्सीफिनॉल। है ना आसान रिएक्शन, चेक कर लो, लिखियो। व्हेन एरोमेटिक ब्रोमो कंपाउंड आर यूज्ड, when aromatic bromo compound are used finally divided copper is employed as a catalyst ध्यान रखेंगे, अगर यही स्ट्रक्चर में यहाँ पे तो एक तरह का एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स तो दिया हुआ है, लेकिन इसी के जगह पर अगर हम दूसरा एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स C6H5ONA और यहाँ पर C6H5Br लें, ध्यान रखेंगे, अगर वहाँ पर एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स हमारे पास अगर दोनों एरोमेटिक हो, ये तो नॉर्मल सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, दोनों एरोमेटिक होगा तो यहाँ से इसको कराने के लिए हम लोग कॉपर लेंगे और टेम्परेचर देंगे हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से ये Na इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, NaBr बना देगा, यहाँ से बनेगा C6H5O C6H5 डाइफिनाइल। क्या नाम क्या होगा इसका, C6H5 डाइफिनाइल ईथर। नाम क्या हो गया इसका, डाइफिनाइल ईथर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि अगर जनरल रिएक्शन है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर करा लेंगे, लेकिन अगर दोनों जगह पर एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में जो होता है रिएक्शन को क्या करेंगे, काफ़ी हाई प्रोफाइल मतलब टेम्परेचर देना पड़ेगा। एक बार एक क्वेश्चन हमसे बच्चा पूछे कि सर ये बताइए, आप तो एक बार आप सोडियम को लेकर आ गए, ब्रोमीन को लेकर आ गए, अगर जरा एक बार सोच के बताइए कि अगर स्ट्रक्चर में दोनों तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो क्या करेंगे। ध्यान रखेंगे, कहा कि यहाँ पे अगर C6H5OH है, अगर यहाँ पे C2H5OH होता तो क्या जनरल रिएक्शन करा देते हैं। मेरे भक्त बुर्बक ऐसा गलती कभी मत करना, अगर ऐसा मार्क कर लो बेटा, ऐसा रिएक्शन अगर दोनों जगह अल्कोहल है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो थोरियम ऑक्साइड जो है वहां पर हम एज ए कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। क्या करते हैं, थोरियम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट के रूप में यूज करेंगे। अब ऐसी स्थिति में C6H5OH और C2H5OH क्या करेंगे, मालिक्यूल्स को यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे। किसका मालिक्यूल्स हमारे आसानी से डिस्प्लेस होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मालिक्यूल्स को क्या करेंगे हम लोग आसानी से डिस्प्लेस कर देंगे, एरोमेटिक को डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे हम लोग आसानी से डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे ही यहाँ से ये माइनस पे टूटेगा प्लस, इसका क्या होगा प्लस, और ये माइनस इसको यहाँ से मिलेगा, बनेगा CH2O और ये बनेगा C6H5O C2H5। आइएगा समझ में, तो ध्यान रखेंगे दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग कहानी है कि इनकी कहानी में एक जो नॉर्मल टेम्परेचर पर हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन जिसके लिए हमें कॉपर लेना पड़ता है काफी हाई टेम्परेचर पर, और एक जगह जहां पर हमको थोरियम ऑक्साइड लेना पड़ता है। रूम रिएक्शन बदलेगा, कैटलिस्ट बदल जाएगा, कहानी जो होगी वो बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। आई बात समझ में, चलो नीचे लिखो, व्हेन phenol is treated with when phenol is treated with allyl bromide in presence of acetone and potassium chromate and potassium carbonate, not chromate, potassium carbonate,
हाइड्रोजन ऑफ द OH group is replaced by allyl group, replaced by allyl group is due to the first the due to is due to क्या लिखे हो, replaced by allyl group due to मत लिखो. However, when the dry potassium peroxide is treated with allyl bromide in benzene solution obtain orthohydrogen of the aromatic nucleus is substituted by allyl group. कहा कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर दिया गया, ठीक है, और ऐसी स्थिति में जब भी हमारे पास OH ग्रुप को रिप्लेस करना हुआ, तो ऐसी स्थिति में चूंकि आपको ये पता है कि दिए गए स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो होता है वो ऑर्थो ग्रुप और क्या होता है, पैरा ग्रुप पे ज़्यादा लड़ाई होती है. ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा लड़ाई होती है. मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर एराइल ग्रुप अगर दिया गया हो, जैसे मैं अगर सपोज करो कि ये हमारे पास एक फिनॉल है और यहाँ पे कोई भी एलाइल ग्रुप दिया गया है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमारे पास मान लो दिया गया है. अगर इस रिएक्शन को अगर आप कैटलिस्ट में पोटेशियम क्रोमेट ले लो, क्या लेना है, अगर मान लो कि यहाँ पर एक एसीटोन की प्रेजेंस में पोटेशियम K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं. फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन को उठाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है H, यहाँ पे दिया गया है H, या क्या करेगा, ये Br को यहाँ से रिप्लेस करेगा तो HBr हटेगा, यहाँ से ये माइनस और ये क्या प्लस, यहाँ से ये प्लस और ये क्या माइनस, ये इनके साथ मिलकर यहाँ से HBr बनाएगा. ऊपर दिख रहा है बेटा, हाँ उस पर दिख रहा है HBr बनाएगा. अब ये स्ट्रक्चर जो होगा ये आसानी से यहाँ पे OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनाएगा. जरा देख के बताओ, इसको कहते हैं हम लोग ऑर्थो इलाइल ईथर ऑफ फिनॉल, ठीक है. एक स्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर लिए. अब अगर इसी को हम हीट कर दें, क्या कर दें, जैसे इसको हम लोग हीट करेंगे तो हीटिंग के दौरान क्या होगा कि सिस्टम क्या करेगा, जाहिर सी बात है कि अपने स्ट्रक्चर को रोटेट करना शुरू करेगा. यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ब्रेक करेंगे और आगे क्या करेंगे, यहाँ अटैक करेंगे, ये आकर ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा. यहाँ से आ गया OH और यहाँ पर आ गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है. तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्थो एलाइल फिनॉल. क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ऑर्थो एलाइल फिनॉल, ठीक है. अब जैसे ही ऑर्थो एलाइल फिनॉल हमको बन गया, अब क्या करेंगे कि अगर मान लो इसी स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें, ठीक है, जो हम लोग को फिनॉल मिला है इसको अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तोड़ोगे तो क्या बन सकता है, यहाँ से तोड़ोगे तो ये K प्लस और OH क्या माइनस, ये इस H के साथ मिलकर बना लेगा H2O. तो जरा बताओ ये रिएक्शन बनेगा O नेगेटिव और K पॉजिटिव यानी ओके, चलेगा कोई दिक्कत, यहाँ तक बताओ. अगर फिर से लेकर इसी को रिएक्शन अगर हम कराएं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Br, तो यहाँ से क्या होगा, ये K इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, KBr बनाएगा. और जब ये KBr बनाएगा तो इसके साथ अगर जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, जरा गौर से समझ के बताना. यहाँ से ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ठीक है. और फिर से अगर जब इसको हीट कर दोगे तो जरा बताओ तो फिर से ये रिएक्शन बन जाएंगे कि नहीं. तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है बड़ा आसानी से जो होता है
कंप्लीट होता है। ठीक है, कि सिंपल जब नॉर्मल एलाइलिक ब्रोमाइड हमारे पास हो, एलाइलिक जो हमारे पास है हैलाइड होगा, तो एलाइलिक हैलाइड जब रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाकर क्या करेगा, सबसे पहला काम होगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाना। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के बाद से वो क्या करेगा, तब जाकर वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा और ऑर्थो पर अटैक करने के बाद नए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलो इसको बना लो। ठीक है, अब जो तुमको रिएक्शन देखने को मिला कि जहां पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहा है ना, ये जो हमारा पास स्ट्रक्चर मिला, ये जनरली जो रिएक्शन जो होता है वो सिंपल हीट पर जो हम लोग करते हैं, तो हीटिंग के लिए करीब करीब हम लोग टेम्परेचर जो देते हैं वह 200 डिग्री सेल्सियस देते हैं। कितना देते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस देते हैं। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस देते हैं और इसी को आगे चलकर हम लोग कैलेसियन रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं इसको हम लोग, यहाँ से जो चेन अरेंजमेंट होता है इसी को हम लोग करते हैं कैलेसियन रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैलेसियन रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में हर दिखे जाते हैं। तो कैलेसियन रीअरेंजमेंट किसे करते हैं, लिख लो, व्हेन ऑर्थो एलाइल ईथर, इसका नाम क्या है, ऑर्थो एलाइल ईथर, या इसका भी नाम है ऑर्थो एलाइल ईथर। तो लिखो व्हेन ऑर्थो एलाइल ईथर ऑफ फिनॉल, व्हेन ऑर्थो एलाइल ईथर ऑफ फिनॉल, when orthoallyl ether of phenol is heated at 200 degree Celsius in absence of catalyst, मार्क कर लेना इस लाइन को, कोई कैटलिस्ट नहीं, in absence of catalyst it rearrange to allyl phenol, to rearrange allyl phenol, arrange orthoallyl phenol. This terminal rearrangement of phenol allyl ether is known as कैलेसियन रीअरेंजमेंट। क्या हुआ, ईथर से फिनॉल में कन्वर्ट हुआ, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कैलेसियन रीअरेंजमेंट। ठीक है, नीचे लिखो, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इन दिस रिएक्शन, पहला पॉइंट में लिखो, द एलाइल ग्रुप माइग्रेट ऑलमोस्ट टू द ऑर्थो पोजिशन, almost to the ortho position unless the ortho position are blocked, unless the ortho position are blocked। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में लिखो, there is inversion of allyl group during rearrangement, during rearrangement that is the carbon atom of allyl group which get attached to the aromatic nucleus is not the one which attach oxygen atom to the ether, oxygen atom to the ether, oxygen atom to the ether, ऑक्सीजन एटम टू द ईथर। ठीक है, तो कहा कि जो भी हमारे पास जो ईथर था ऑक्सीजन एटम के साथ, ये यहां से हटता है और हट के क्या करता है, दूसरे लोकेशन पर आकर अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, चलो
अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट में लिखो रीअरेंजमेंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ एलाइल फिनॉल, rearrangement of the mixture of allyl phenyl ether and allyl phenol ether do not give cross product, showing that the interrearrangement is intramolecular when both the ortho position of phenol of the phenyl alkyl ether are blocked, then allyl group migrate to the para position of the कैल्शियम रीअरेंजमेंट। कहा कि अगर मान लो कि दिए गए स्ट्रक्चर में अगर ऑर्थो ग्रुप जो है अगर ब्लॉक हो, दोनों तरफ से अगर ऑर्थो ग्रुप को अगर हम ब्लॉक कर दें तो ऐसी स्थिति में जो अरेंजमेंट जो अटैकिंग होगा वह कहाँ जाके होगा, सीधा पैरा पोजीशन पर, न कि मेटा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो किस पर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे काम करता है, मेटा पे काम नहीं करता है। कहा कि अगर मान लो कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, चलो हम डायरेक्ट रीअरेंजमेंट लिख देते हैं। जो हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर हम डायरेक्ट रीअरेंजमेंट की लिखने की कोशिश कर रहे हैं, CH2CH डबल बॉन्ड किया CH2, और यहाँ पे मान लो कि आपका दोनों पोजीशन क्या है, ब्लॉक है, तो ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ का हाइड्रोजन एटम, अब ये मेटा पोजीशन है और ये क्या है आपका पैरा पोजीशन है, तो यहाँ का जो अटैकिंग होगा और ये यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ आकर आएगा। तो ध्यान रखेंगे इस तरह के जो रीअरेंजमेंट होंगे, OH यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पे क्या हो गया आपका ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH। तो ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर में अगर लोकेशन में क्या हो, अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन हमारा क्या है, ब्लॉक है, तो अगर ऑर्थो पोजीशन दोनों तरफ से अगर ब्लॉक होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सीधा आकर मेटा पर ना अटैक करके सीधा कहाँ अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। पैरा पे अटैक क्यों करेगा, क्योंकि पैरा पर ये यहाँ पे जो होता है वो क्या प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और जब प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि एल्किल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और जो भी प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीधे जाकर या तो ऑर्थो में डायरेक्टिंग होते हैं या तो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कभी भी मेटा डायरेक्टिंग नहीं होते। इसीलिए वो अटैकिंग कहाँ आगे करेगा, सीधा आकर पैरा पोजिशन पर आकर अटैक करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा आप याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अब अगला हेडिंग डालिए, रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड, ये रिएक्शन कई बार का पढ़ा हुआ रिएक्शन है, POCl3 वाला ये रिएक्शन हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, जहाँ तक हमको लग रहा है कि रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड POCl3, और लिख लीजिए रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड, लिखिए फिनॉल रिएक्ट विथ PCl3 और PCl3 और या रिएक्ट विथ PCl5 और PBr5, रिएक्ट विथ फिनॉल रिएक्ट विथ PCl5 या PBr5, PCl5 और PBr5 to form chloro or bromobenzene in a small amount by partial replacement of phenolic group by halogen atom. The main product is triphenyl phosphate. The main product is triphenyl phosphate. ध्यान रखेंगे ये बहुत
कहानी अलग बनाता है। अगर जो हमारे पास PCl5 लो या PBr5 लो, बेटा हम PCl5 का करा दे रहे हैं, आप PBr5 को घर पे कर लेना, ठीक है। इस चीज़ को आप करना ईमानदारी पूर्वक। यहाँ से जब आप PCl5 है, यहाँ पर PO5 है, सॉरी फिनॉल है। अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे कि स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश करो। क्या करेंगे, यहाँ से ये PCl5 है, यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 5 की संख्या में है, ठीक है। क्लोरीन कितने की संख्या में है, 5 की संख्या में है। यहाँ से जब आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ये H+ और O- में टूटेगा। यहाँ से एक HCl के साथ मिलकर यहाँ से HCl बनाया, गौर से समझना। यहाँ से जब ये मॉलिक्यूल्स ये ब्रेक होंगे तो फिर ये क्या होगा, निगेटिव में टूटे, सॉरी यहाँ पर एक चार्ज आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये क्लोरीन आकर यहाँ अटैक करेगा, तो जरा गौर से समझना कि तब ये स्ट्रक्चर क्या बनकर तैयार होगा, ये क्लोरोबेंजीन तैयार होगा, ठीक है। ध्यान समझना, बना क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या बच गया यहाँ पर, ऐसे कंडीशन में 2 क्लोरीन तो खत्म हो गया, मतलब कि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना P पॉजिटिव क्लोरीन और यहाँ पे क्या, एक क्लोरीन, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज बचा है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज बचा है। ये आकर यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा, POCl3 बनेगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा POCl3 का, ये फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है और ये क्या, क्लोरीन है, सॉरी एक क्लोरीन छूट गया, ये क्लोरीन है, तो आपका बन गया POCl3। जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है ना बेटा, ये क्लोरोबेंजीन हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये क्लोरोबेंजीन जो है आपका, ये क्लोरोबेंजीन हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है। अब जो ये फास्फोरस क्लोराइड जो POCl3 बना, अब ये POCl3 अपना काम करना शुरू करेगा, ठीक है। क्या करेगा, POCl3। अब जो ये POCl3 बना, POCl3 है, अब इसका रिएक्शन कराते हैं फिर से फिनॉल से। किसका कराएंगे, फिनॉल से, ठीक है। या भी इसका रिएक्शन कराएंगे POCl3 के फिनॉल से। अब ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास जब भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, POCl3 हमारे पास एक प्रोडक्ट आपको दिख गया, ठीक। अब यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है, 3 क्लोरीन है, और यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है, तो इसके लिए हमको कितना फिनॉल लेना पड़ेगा, 3 फिनॉल लेना पड़ेगा। तब तो आसानी से क्या करेगा, आप इस स्ट्रक्चर को बनाओगे, ये ऑक्सीजन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है। आई बात समझ में, अब और समझना। ऐसी स्थिति में ये H जो होगा इस Cl के साथ ये HCl बनाएगा, ये H इस Cl के साथ मिलकर ये HCl बनाएगा, ये इसके साथ मिलकर ये बनाएगा HCl, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में हमारे पास बच गया कितने फिनॉल, 3 फिनॉल बच गए, ठीक है। मतलब कि हमारे पास फास्फोरस के पास 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और क्या करेगा, इसके साथ आकर अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, गौर से समझना। ये हमारे पास फास्फोरस है, ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इस यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, ये एक फिनॉल, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक फिनॉल, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या, एक फिनॉल बनेगा। सारे ऑक्सीजन क्या करेंगे, इसके साथ आकर अटैच्ड हो जाएंगे। तो अब जरा गौर से देख के बताओ, एक फास्फोरस के पास कितने, कुछ गलत बनाए हैं बेटा, हम बहुत बड़ा गलती कर बैठे। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा गलती किए हैं बनाते समय। क्या गलती किए हैं आपको हम बताते हैं। ये हमारे पास फास्फोरस है, फास्फोरस के साथ ये हमारे पास ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। इसके साथ एक ऑक्सीजन ये आकर अटैच्ड होगा, और ये हमारे पास पहला फिनॉल है, 1 2 3 4 5 गड़बड़ हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये जुड़ा इस फास्फोरस के साथ, दूसरा ऑक्सीजन आएगा इसके साथ जुड़ेगा, फिर तीसरा ऑक्सीजन आकर इसके साथ जुड़ेगा। समझ में आया। सच्चों कि हर चार्ज के पास, इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ से जब ये टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव और ये क्या, नेगेटिव, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और पॉजिटिव आएगा।
अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। और फास्फोरस की संख्या कितना है, एक ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 3। तो आप बेटा पता है इसी को आगे चलकर हम लोग एक और नए तकनीक से हमको इसको लिख सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है ये होता है PO4। क्या बनता है, 1 2 3 PO4। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं PO4 और C6H5 का होल थ्राइस PO4। आएगा समझ में। तो ये जो हमारे पास जो लास्ट में जो मेन प्रोडक्ट बनता है ये हमारा जो है मेन प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। कैसे बना समझ में आया ना, ये है आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट किस तरह से बना समझ में आया कहानी। सबसे पहले आप इसको आपको घर पे बैठ के करना है, कैसे करना आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको काम देंगे, काम हम आपको उधर लिखते हैं, जो हमारा बोर्ड खाली दिख रहा है इधर हम आपको काम लिखते हैं। सबसे पहले ये है आपका आज का काम और ये है आपका होमवर्क। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर फिनॉल लेना, फिनॉल का रिएक्शन कराना PbR5 के साथ। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर A, B और C। ठीक है, क्या बनेगा, A, B और C बनेगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद इसका जो आएगा, ठीक है, अब जो हमारे पास ABC बन गया, अब इसके बाद ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में फिर फिनॉल लेना और फिनॉल का रिएक्शन कराना B के साथ। ठीक है, और फिर यहां से बनाना C और D। ये तुम्हारा काम है। ठीक, आएगा समझ में ना, ये तुम्हारा होमवर्क है। देखो बिल्कुल सिंपल है, इसी पर बैठ के सेट कर देना है। सेट कर दोगे बिल्कुल तुम आसानी से क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। थोड़ा सा भी डिफिकल्ट काम नहीं है ये, हम उम्मीद करते हैं कि आज सारे लोग बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटासल्फाइड। रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटासल्फाइड, रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटासल्फाइड। बेटा देखो, जब फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ का जो रिएक्शन है ना, वो बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला रिएक्शन है, जिसका मैकेनिज्म जो है बिल्कुल आसानी से काम करता है। क्या होता है, जब फिनॉल जो है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ यानी P2S5 पेंटासल्फाइड, ठीक है, जब फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ये है हमारे पास फिनॉल और ये फिनॉल जब P2S5 के साथ, थोड़ा सा ध्यान रखना, P2S5 के साथ कितने सल्फर है, 5 सल्फर के मालिक्यूल्स है। तो जाहिर सी बात है कि कितने हमारे पास लेना पड़ेगा फास्फोरस को, यहाँ P2S5 है, कितना मोल ले लें, क्योंकि 5 सल्फर है तो 5 मोल ले लो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारे पास ये जो कि फिनॉल के ऑलरेडी हमारे पास कितने मालिक्यूल्स है, 5 मालिक्यूल्स ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो होता है ये इसके साथ अटैच होगा, बाहर निकलेगा और निकल कर क्या करेगा, P2 यहाँ से ऑक्सीजन 5 मालिक्यूल्स ऑक्सीजन का निकलेगा। ठीक है, जैसे ये 5 मालिक्यूल्स निकलेगा तो यहाँ से क्या बनाएगा, पहले ये 5 मालिक्यूल्स निकालोगे 5 फिनॉल के साथ, तो P2O5 ये तो पहले बना लिया। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में हर जगह क्या होगा, ये S और H आपस में अटैच होगा, जिसको हम लोग कहते हैं थायोसल्फेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थायोसल्फेट बोलते हैं। तो जो हम लोग कहते हैं ना थायोफिनॉल, ये जो हमारे पास एक एसिड होगा तो क्या बनेगा, ये होगा आपका थायोफिनॉल। और चूंकि कितने की संख्या में है, 5 की संख्या में है, तो 5 की संख्या बन गया थायोफिनॉल। और साथ में क्या निकल गया यहाँ से, P2O5। यार डिफिकल्ट है क्या, ये तो ज़्यादा ही आसान है। ठीक है, आई बात समझ में, चलो बना लो इसको। अब नेक्स्ट देखो, बाउचर रिएक्शन। बाउचर मत लिखना, BAU सॉरी स्पेलिंग हमें बूचर बूचर होता है, BUCHER बूचर रिएक्शन। बूचर रिएक्शन लिखो, फिनॉल ऑन हीटिंग विथ अमोनिया एंड aqueous ammonium sulfate, अमोनिया एंड aqueous ammonium sulfate
और बाइसल्फेट प्रोड्यूस एराइल एमीन, प्रोड्यूस एराइल एमीन। देखो ये नाम ही केवल खतरनाक है, पर रिएक्शन इतना आसान है जिसका हद हिसाब नहीं। कहा कि जो हमारे पास ये फिनॉल है, अगर इसको अमोनिया के NH4 के साथ रिएक्शन कराओ, NH4 का होल ट्वाइस SO4 के साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ, ठीक है बेटा, ये NH4 मर जाएगा, सॉरी NH3 के साथ कराओ, ठीक है। अब जरा बता दो तो क्या बनाएंगे यहाँ से हम लोग, बना लोगे। यहाँ से क्या होगा, H है और यहाँ से क्या है, NH है। तो एक काम करो ना, यहाँ से क्योंकि अमोनियम सल्फेट जो है ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैटेलिस्ट के रूप में काम करता है, यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर भी जो है 150 डिग्री सेल्सियस में देते हैं। फिनॉल के मॉलिक्यूल्स यहाँ से टूट जाएंगे, ये प्लस और ये क्या माइनस, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ लेके चल जाएगा तो H2O बना लेगा, ये आकर यहाँ अटैक करेगा और ये क्या बना लेगा, डिफिकल्ट है क्या, बनाओ, कर लोगे। अगर तुमको ये कैटलिस्ट ना मन करे, अगर इसके जगह पर तुमको अमोनियम सल्फेट अगर तुम भूल जाते हो कैटलिस्ट के रूप में, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, ZnCl2 ले लो और टेम्परेचर दे दो 300 डिग्री सेल्सियस, तभी क्या करेगा ये आसानी से NH2 और H2O बना लेगा, सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, दिख रहा है ना बोर्ड। तो कैटलिस्ट के जगह पे अमोनियम सल्फेट लो या जिंक क्लोराइड लो, दोनों में किसी भी कैटलिस्ट को लेके चलोगे तो आसानी से क्या करेगा, ये रिएक्शन दे देगा। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं आगे चलकर बूचर रिएक्शन। क्या नाम देते हैं इसको, बूचर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, रिएक्शन नंबर नेक्स्ट, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। अब क्या होगा, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, आजा बेटा नीचे आ जाओ। रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, अगर इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराना होगा तो क्या होगा, कैसे कराएंगे, ये है हमारा फिनॉल और यहाँ से आपका है जिंक, ठीक है। जब भी जिंक डस्ट की बात आती है तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब जरा बताना, जैसे हमारे पास जिंक डस्ट आएगा, क्या टूटेगा यहाँ से, ये जिंक है, ये +2 पे काम करता है, ठीक है, ये +2 पे काम करता है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, ये आकर यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा, ये तो आपका हो गया पूरा का पूरा, कहानी खत्म। और यहाँ से क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। कहोगे ना हाइड्रोजन कहाँ है, अरे यार हाइड्रोजन छुपा हुआ रहता है, ठीक है, तो क्या बनेगा, बेंजीन बनता है और साथ में जिंक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो आसानी से क्या करेगा, वो जिंक ऑक्साइड, यानी कि जहां से जिंक ऑक्साइड और साथ में बेंजीन बनाएगा, ठीक है, चलेगा यहां तक। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड, रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड लिखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल ऑन ट्रीटिंग विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3, aqueous solution of FeCl3 solution give a violet color, it is due to water soluble color complex, ड्यू टू वाटर सॉल्यूबल कलर कॉम्प्लेक्स। इस चीज को हम पहले पढ़ा चुके हैं, कहाँ पढ़ाए हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जहाँ हम लोग डी ब्लॉक पढ़े हैं, वहाँ पर हम कहते हैं कि जब फिनॉल जो होता है वह FeCl3 के साथ, अगर मान लो जो भी हमारे पास फिनॉल के मॉलिक्यूल्स दिया जाए, ठीक है, अगर हम 6 मोल C6H5OH का रिएक्शन अगर हम किसके साथ, FeCl3 के साथ कराते हैं, क्या कराते हैं, FeCl3 के साथ कराते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि 2 खंडों में टूटता है। यहाँ से क्या होगा कि 3 क्लोरीन यहाँ पर है, गौर समझना, ये 6 मोल हम क्यों लेके चले, इसके पीछे रीजन है, ये FeCl3 है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ के 6 मोल जो होगा इसमें 6 हाइड्रोजन होंगे, 6 मोल में मतलब क्या, C6H5O H+ या C6H5O H+ और C6H5O H+ और C6
H5O माइनस H प्लस, C6H5O माइनस H प्लस, ठीक है, कितना 1 2 3 4 5 और C6H5O माइनस और H प्लस, ठीक है बेटा। अब यहाँ से क्या होगा कि 3 जो है वह H निकल के बन जाता है 3H प्लस, क्या बन जाता है 3H प्लस, ठीक है। अब जो बच गया हमारे पास 3 को H निकल कर तो बना लिया 3H प्लस, ठीक। अब उसके बाद जो बचा हुआ कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, क्लोरीन के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है, क्लोरीन के साथ मिलता है, ठीक है। अब समझना यहाँ पे, क्योंकि 3 क्लोरीन के साथ मिलकर यहां से, अब ये 3 जो बच गया ये 3 HCl के साथ मिल जाता है, तो क्या बना रहता है 3HCl, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बच गया ये 6 मॉलिक्यूल्स, तो ये 6 मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, यहां से आता है FeOC6H5 का होल 6 और कितना 3 प्लस, आई बात समझ में, 3 प्लस कितना है यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 निगेटिव है। अब बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, यहाँ Fe जो होता है वो +3 पे काम करता है। कब +3 पर काम करेगा, क्योंकि इसके चार्ज होते हैं 0, तो यहाँ पर होगा -3, तब तो जाकर ये क्या करेगा, या फिर +3 पर काम करेगा। क्यों -3 पर काम किया गया यहाँ पर, क्यों -3 लिखा है यहाँ पर, क्योंकि Fe जो होता है वो +3 पे काम करता है, इसके चार्ज जो होते हैं वो 0 होते हैं, तो 6 × 0 = -3, तो Fe किस पर आ जाएगा +3 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वह कॉम्प्लेक्स बन गया। आई बात समझ में। अभी बहुत लोग को समझ में नहीं आया सर यहाँ पर -3 आप क्यों लिखे, अरे बकलोलो ये बताओ यार, तुम लोग कैसे समझाएं, इस Fe पर कितना चार्ज है, इस Fe पर कितना चार्ज है, इस Fe को जब FeCl, जब यहाँ पे Cl Cl और Cl है, जब ये Cl हटेगा तो इस पर ऊपर +3 चार्ज आएगा, आएगा +3, और चूंकि यहाँ पे +3 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 6 कितने मोल, 6 मोल C6H5O का माइनस है, मतलब इस पर निगेटिव चार्ज कितने हैं -6 है। एक एक करके अगर लिखोगे तो इसके ऊपर मतलब कितने निगेटिव चार्ज है, -6 चार्ज है ना। तो जब माइनस यहाँ पे 1 पर एक मानी कि 6 पर कितना हो गया, यहाँ पर -6 चार्ज है, +3 यहाँ है, -6 यहाँ है, तुम कहोगे यहाँ पर एक माइनस दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसा समझो तुम। अब तुमको हम ऐसा समझाते हैं, अब जो है ये 6 चार्ज जो है एक एक करके इस पर अटैक करेगा, ये सारे जो होंगे वो एक एक करके इसके ऊपर अटैक करेंगे, 3 को तो कवर कर लेगा, और जो बाकी अटैक करेंगे उसके ऊपर क्या चार्ज आने लगेगा, माइनस चार्ज आने लगेगा कि नहीं। तो इसीलिए Fe जो है 3 को तो कवर कर लेगा, यहाँ पर लेना कितने को है 6 मॉलिक्यूल्स को, तो यहाँ पर -3 लिखोगे, तो इसीलिए इसको हम बाहर निकाल देते हैं और सीधा लिखते हैं क्या -3। समझ में आया, -3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर -6 चार्ज है, -6 चार्ज में से 3 Fe प्लस अपना ले लिया, खत्म कर लिया, तो कितना बच गया 3 निगेटिव चार्ज बच गया, उसी को हम लोग क्या करते हैं इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है किस तरह से ये सारे के सारे जो होते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको पढ़ाते हैं, ठीक। नीचे लिखो, ऑल इनोलिक कंपाउंड containing C, all enolic compound containing COH double bond CH containing group gives red, violet, blue or green color with FeCl3 solution, therefore it is the general test for phenolic group, ठीक है, चलेगा यहां तक कोई दिक्कत। अब लास्ट लिख लो केवल कपलिंग रिएक्शन, आखिरी और अंतिम लिख लो कपलिंग रिएक्शन, यहां से जो है नॉर्मल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगले क्लास में सीखेंगे बेंजीन एज ए न्यूक्लियोटाइड के रूप में कैसे रिएक्शन करता है। देखो कपलिंग रिएक्शन,
तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी हमारे पास, चूंकि बहुत आसान रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन में, जब हम लोग फिनॉल को, जब हम लोग दो, मान लो कि नीचे लिखो, इन एल्कलाइन मीडियम फिनॉल एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सो कपलिंग रिएक्शन at para position to form para hydroxy एजो कंपाउंड। सबसे पहले अगर मान लो कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स दिया गया, डाइजो कॉम्प्लेक्स दिया गया, ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स दिया गया, अगर इसकी रिएक्शन अगर हम फिनॉल के साथ करा दें तो बेटा यहाँ पर H होता है, इसके साथ ये मिलेगा और यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये देखो, तो इसके पैराडाइटिक है कि नहीं, और ये रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में, किसी भी एल्कोक्साइड के, NaOH हो जाएगा या KOH हो जाएगा, किसी के प्रेजेंस में हो जाएगा। तो ये पैरा है, इसको हम लोग कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी क्या चीज, एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है, ये है बेटा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे तो वो हमारे पास आएगा कि रिएक्शन जो होगा बेंजीन एज ए न्यूक्लियस के रूप में, किस तरह से न्यूक्लियोफाइल के रूप में कैसे रिएक्शन करता है, उस चीज़ को हम सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि आज थोड़ा लाइट की कमी है, जल्दी से ये क्लास खत्म कर दिए। हाँ, कैसा लगा आपको इस जरूर को बताइएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आज इतना ही, थैंक यू सो मच।